जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल सभी को वेरी गुड इवनिंग। और आज हम बात करेंगे, देखिएगा, कक्षा 12 भूगोल की ये हमारी सेकंड बुलेट क्लास होने जा रही है। फर्स्ट बुलेट क्लास जो है वो ऐप के अंदर हो गई है और ये ऐप का डेमो चल रहा है। ठीक है, फर्स्ट क्लास ऐप के अंदर हो गई, क्रैश कोर्स के अंदर। जिन्होंने भी क्रैश कोर्स अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्यारे विद्यार्थियों अभी ज्वाइन कर लेना, अभी भी टाइम है। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है प्यारे विद्यार्थियों ऐप का। बाकी आप सर्च कर सकते हैं महेंद्र ब्यवर कोचिंग, ये अपना एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे मिलेगा। क्रैश कोर्स के साथ जुड़ जाना। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि पूरा का पूरा पेपर आपका क्रैश कोर्स से मिलेगा। एक क्वेश्चन भी क्रैश कोर्स से बाहर नहीं जाएगा। बस आपके अंदर जो क्रैश कोर्स के अंदर जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उसकी पीडीएफ आपको साथ में उपलब्ध करवा रहा हूँ। तो साथ साथ में जो मेरी वीडियो पर जो कैप्सूल क्लासें हैं, बुलेट क्लासें हैं, ठीक है, पूरे जो चैप्टर है उनका सारांश जो है ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग जो क्लासें हैं उन सभी को आपको साथ साथ में याद कर लेना। मैं कह रहा हूँ, गारंटी के साथ कह रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, 10 दिन के अंदर आप पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो। तो अभी ज्वाइन कर लीजिएगा। महेंद्र ब्यवर कोचिंग अपना एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे जाके सर्च कर लेना। ठीक है, और क्रैश कोर्स के साथ जुड़ जाना। सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे, अलग अलग सब्जेक्ट। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसका अगर आपको फर्स्ट मैराथन मतलब फर्स्ट बुलेट क्लास अटेंड करनी है तो वो आप वहाँ पर मिलेगी ऐप के अंदर, ऐप से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ये हमारी सेकंड मैराथन क्लास है प्यारे विद्यार्थियों, ये ऐप की सेकंड मैराथन क्लास होने जा रही है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने, क्लासों को ध्यानपूर्वक देखना, हर एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच के संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। उक्त परिभाषा किसने दी? ये जो परिभाषा दी थी प्यारे विद्यार्थियों, है जैसे कि जैसे याद करनी पड़ेगी। इसमें जो शब्द यूज हुए है जैसे कि जैसे याद करने पड़ेगी, क्योंकि ये भूगोलवेताओं ने दिए हैं। जो परिभाषा उन्होंने बनाई है वो तो हमें याद करनी है, उसमें हम कोई तोड़ मरोड़ के अपने शब्द ऐड नहीं कर सकते। तो देखो, मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच के संबंधों का क्या है? संश्लेषित अध्ययन है। ये परिभाषा किसने दी? ये परिभाषा दी थी रेडजल ने। किसने दी थी? रेडजल ने। तो ये याद रखना है। और पूछा जा सकता है मानव भूगोल क्या है? तो मानव भूगोल मानव और प्रकृति। मानव भूगोल किसे कहते हैं? मानव भूगोल कहेंगे मानव और प्रकृति के बीच का जो रिलेशन है, इनके बीच का जो संबंध है, वही मानव भूगोल है। और इसी मानव भूगोल के संदर्भ में अलग अलग भूगोलवेताओं ने अपनी अपनी परिभाषा रखी, जिसमें रेडजल की परिभाषा है कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच के संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। हमारे सामने एक सैंपल आते हैं, एलन सैंपल। इन्होंने भी परिभाषा दी मानव भूगोल की। क्या दी? कि अस्थिर पृथ्वी, एक शब्द यूज किया इन्होंने, अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है मानव भूगोल। ये परिभाषा किसकी है? तो एलन सैंपल की। विडाल डेला ब्लास ने और मानव भूगोल की परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के बीच के संबंधों का संश्लेषित उत्पन्न संकल्पना। इस प्रकार से जो इन्होंने परिभाषा दी मानव भूगोल के संदर्भ में, वो दी थी विडाल डेला ब्लास ने। प्यारे विद्यार्थियों, कुछ इनकी परिभाषा है जो आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, इनको तो आपको रटना पड़ेगा क्योंकि ये परिभाषा इनके द्वारा जो है दी गई है। हम बात करते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न, जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन कौन से हैं? वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, जनसंख्या परिवर्तन के घटक। तो जनसंख्या परिवर्तन के घटक है जन्म दर और मृत्यु दर, प्रवास। ये आपके जनसंख्या परिवर्तन के घटक है, याद रखना। जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। जन्म दर प्रति 1000 बच्चों पर 1 वर्ष में जीवित बच्चों की संख्या जन्म दर। मृत्यु दर प्रति 1000 पुरुषों पर 1 वर्ष में मृत होने वाले व्यक्तियों की संख्या मृत्यु दर। प्रवास, लोगों का स्थानांतरण, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना प्रवास कहलाता है, वहां पर स्थायी रूप से बस जाना। ठीक है, सर्वाधिक मानव, देखो प्रवास मैंने क्या कहा, अभी एक शब्द यूज किया मैंने कि स्थायी रूप से बस जाना। प्रवास प्यारे विद्यार्थियों, प्रवास जो होता है प्रवास, ये प्रवास स्थायी भी हो सकता है, ये प्रवास अस्थायी भी हो सकता है, ये प्रवास मौसमी भी हो सकता है। याद रखना, प्रवास स्थायी भी हो सकता है, प्रवास अस्थायी भी हो सकता है, प्रवास मौसमी भी हो सकता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना और वहां पर स्थायी रूप से बस जाना, यही प्रवास हुआ। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, वही प्रवास हुआ। वहां पर काम की तलाश में हम जा रहे हैं। ठीक है, सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश है आपके नॉर्वे। आज आपके सामने क्या हो गई प्यारे विद्यार्थियों? 14 फरवरी। आज गुरुजी इंग्लिश वाले सर भी पढ़ाने वाले थे, बट आज आए नहीं प्यारे विद्यार्थियों। कल 100% आएंगे और 100% अपनी क्लासें जो है क्रैश कोर्स के अंदर आने शुरू हो जाएगी इंग्लिश की। ठीक है, 15 फरवरी कुछ इनके प्रोग्राम चल रहा है, इसीलिए जो है टाइम नहीं मिल पा रहा है।
ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों कल 15 फरवरी है और कल से अपनी जो है क्लास इंग्लिश की भी स्टार्ट हो जाएगी ऐप के अंदर। देखो सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश कौन सा, तो सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश है नॉर्वे। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और किस देश में कॉफी के बागानों को फेजेंडा कहा जाता है, तो ब्राजील में कॉफी के बागानों को फेजेंडा कहा जाता है। मोस्ट क्वेश्चन है, याद रखना। और कॉफी का उत्पादन कहाँ होता है, अरे कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, कैसे कॉफी कैसे कर्नाटक, कैसे कॉफी कैसे कर्नाटक। और याद रखना चाय का उत्पादन कहाँ होता है, चाय का उत्पादन होता है असम में। याद रखना प्रिय विद्यार्थियों गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है, गेहूं का उत्पादन होता है यूपी में। याद रखिए प्रिय विद्यार्थियों बाजरा का उत्पादन कहाँ होता है, बाजरा का होता है राजस्थान में। और आप मुझे बताएंगे चावल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है प्यारे विद्यार्थियों कमेंट में, ठीक है नहीं। चलो नेक्स्ट आगे देखो, अगला क्वेश्चन जो आपके सामने आया है कि निम्नलिखित में से कृषि आधारित उद्योग कौन सा नहीं है। देखो 4 ऑप्शन होंगे, ऑब्जेक्टिव में आएंगे ये प्रश्न। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम उद्योग ये आपके कृषि आधारित नहीं है, बाकी कृषि आधारित तो आप सब जानते हैं सूती वस्त्र हो गया वो कृषि पर आधारित है, ठीक है। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम उद्योग ये आपके कृषि आधारित नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी 1948 में, मोस्ट क्वेश्चन है। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1948 के अंदर। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। किसको कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों, अहमदाबाद को कहा जाता है। मोस्ट क्वेश्चन है, याद रखना। देखो ये भारत का मैनचेस्टर पूछा है, अभी देखो मेरी बात सुनो। भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो हमने कहा भाई भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं, अहमदाबाद को, ठीक है। आपको पूछेगा कि भारत में उत्तरी भारत का मैनचेस्टर बताओ, उत्तरी भारत का मैनचेस्टर, उत्तरी भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं कानपुर को, कानपुर आपके यूपी में है। आपको पूछ सकता है दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर बताओ, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है कोयम्बटूर। कौन सा है, कोयम्बटूर, कोयम्बटूर कहाँ है, कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, याद रहना। आपको पूछ सकता है राजस्थान का मैनचेस्टर, राजस्थान का मैनचेस्टर है भीलवाड़ा, ठीक है, भीलवाड़ा राजस्थान का मैनचेस्टर प्यारे विद्यार्थियों। चलो नेक्स्ट आगे देखो, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है वो कहाँ की गई थी, भिलाई इस्पात संयंत्र। देखो देखें किसकी स्थापना प्यारे विद्यार्थियों, भिलाई इस्पात संयंत्र। अरे बीच 6 से छत्तीसगढ़, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ में हुई थी। आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी, अरे बोरू ओ बिरू डूबी को नहीं थू गई, दुबेराज दुबेराज, बोरू भीरू दुबेराज, बोरू भीरू दुबेराज, बोरू भीरू दुबेराज, बोरू भीरू दुबेराज। बो से मैंने आपको बताया था, बो से बोकारो कारखाना, बोकारो 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 एक कारखाना है जो कि कहाँ है, झारखंड में है, कहाँ है, झारखंड में है। और किसके सहयोग से बना था, वो रूस के सहयोग से बना था। किसके सहयोग से बना था, रूस के सहयोग से। भी से आपको याद रहना, भी से आपको याद रहना भिलाई कारखाना। और भिलाई कारखाना है कहाँ, मैंने अभी बात की छत्तीसगढ़ के अंदर है, कहाँ है, छत्तीसगढ़ के अंदर। रूस के सहयोग से बना था भिलाई कारखाना भी। दुबे, दू से याद रहना दुर्गापुर कारखाना। कौन सा कारखाना, दुर्गापुर कारखाना। और दुर्गापुर कारखाना कहाँ है, पश्चिमी बंगाल के अंदर, कहाँ है, पश्चिम बंगाल। किसके सहयोग से बना, ब्रिटेन के सहयोग से बना। किसके सहयोग से बना था विद्यार्थियों, ब्रिटेन के सहयोग से बना, याद रहना। रा से याद रहना राउरकेला कारखाना, राउरकेला कारखाना, राउरकेला कारखाना कहाँ है, उड़ीसा के अंदर, उड़ीसा के अंदर। किसके सहयोग से बना, जैसे जर्मनी के सहयोग से बना। कहने का मतलब प्यारे विद्यार्थियों आप देख सकते हैं ये है बुलेट क्लास अपनी। इस क्लास में देखो इस प्रकार से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्लास अटेंड कर लेना। 6 कैप्सूल बुलेट क्लास है, हाँ 6 कैप्सूल जो है, कैप्सूल ये आपको ज्योग्राफी क्रैश कोर्स के अंदर मिलेगी। और बुलेट क्लास से 4 तो कैप्सूल मिलेगी और 6 बुलेट क्लासें जो है बुलेट क्लासें मिलेगी क्रॉस के अंदर। मानव भूगोल का जन्मदाता कौन है, मानव भूगोल के जन्मदाता है रेडजल। भूगोल के जनक कौन है, भूगोल के जनक, भूगोल के जनक कौन है, भूगोल के जनक है हिकेटियस। अरे कौन है, हिकेटियस। और मानव भूगोल के जनक कौन है, मानव भूगोल के जनक है आपके फ्रेडरिक रेडजल, ठीक है। और आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है, आधुनिक मानव भूगोल के जनक, आधुनिक मानव भूगोल के जनक यही है फ्रेडरिक रेडजल। और भारतीय भूगोल के जनक कौन है, भारतीय भूगोल के जनक, भारतीय भूगोल के जनक है जेम्स रेनेल। कौन है प्यारे विद्यार्थियों, जेम्स रेनेल। ये याद रखना आप सभी अच्छे से। हाँ ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था इरिटेस्निज ने, जो ग्रीक यूनान का विद्वान था, उन्होंने अपनी पुस्तक ज्योग्राफिया के अंदर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला प्रश्न क्या है कि विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात किस देश का है, विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात किस देश का। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। सबसे ज्यादा लिंगानुपात है आपके लातविया का। किसका है, लातविया। यही मोस्ट क्वेश्चन है, पूछा जाता है प्रिय विद्यार्थियों। ट्रक कृषि से क्या अभिप्राय है, ट्रक कृषि से आप क्या समझते हैं। अरे ट्रक कृषि, ट्रकों के माध्यम से जो व्यापार होता है, ट्रकों के माध्यम से। ट्रक कृषि ऐसी कृषि जो बड़े बड़े नगरों, बड़े बड़े महानगरों के चारों ओर की जाती है, ऐसी कृषि को बोलते हैं ट्रक कृषि, ठीक है। और ट्रक कृषि जो है नगरों के चारों ओर की जाने वाली कृषि है ट्रक कृषि। और इसमें ट्रकों के माध्यम से जो सब्जियां होती है उसको
जो है एक दूसरे नगरों में भेजा जाता है। खनन नगर के कोई दो उदाहरण दीजिएगा फिर विद्यार्थियों। खनन नगर ऐसे नगर जो खनन कार्य के लिए प्रसिद्ध हो वो खनन नगर है, जैसे आपके रानीगंज हो गया, झारिया हो गया, ये खनन नगर के उदाहरण है। मोस्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला देखो, प्रौद्योगिकी गुरु यानी टेक्नोलॉजी पॉल्स क्या है, उदाहरण के साथ विवरण दीजिएगा। प्रौद्योगिकी गुरु टेक्नोलॉजी। अब यहां पर आप देखिएगा प्रौद्योगिकी, वे उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग जो प्रादेशिक संकेंद्रित हैं, आत्मनिर्भर एवं उच्च विशिष्टता के लिए होते हैं, आत्मनिर्भरता के लिए, उन्हें प्रौद्योगिकी ध्रुव कहा जाता है। जैसे बात करें तो जैसे सैन फ्रांसिस्को के समीप सिलिकॉन घाटी हो गई, और आपके सिएटल के समीप सिलिकॉन वन भारत में बेंगलुरु हो गया। ये प्रमुख उच्च प्रौद्योगिकी ध्रुव के प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कोई भी दो प्रौद्योगिकी ध्रुव के उदाहरण दीजिएगा। तो यह आप देना भाई, सैन फ्रांसिस्को के समीप सिलिकॉन घाटी हो गई, ठीक है, और भारत में जैसे बेंगलुरु हो गया, ये प्रौद्योगिकी ध्रुव का उदाहरण है। देखो, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष संपन्न हुई? भारत में पहली जनगणना आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा, पहली जनगणना 1872 में हुई थी लॉर्ड मेयो के समय। किसके समय? लॉर्ड मेयो के समय। और पहली संपूर्ण जनगणना, अगर शब्द लग जाए संपूर्ण, तो फिर आप करेंगे 1881 लॉर्ड रिपन। किसके समय? लॉर्ड रिपन के समय। प्यारे विद्यार्थियों, इंपोर्टेंट है। रानीगंज कोयला उत्पादन क्षेत्र किस राज्य में? तो झारखंड में है रानीगंज। रानी जो है मुझे झला दे रही थी कि आजा, अब थारा सामने भी कहीं आजा, मैं थारा देखूं कई कमेंट अपकमिंग के मायने एक वीडियो डाल रखी है, मैं थोड़ा 2 मिनट बाद में कुछ नहीं। रानीगंज झाला, रानी झाला देवे झाला, तो रानी झाला देवे झारखंड याद रखना, रानीगंज झारखंड हो जाएगा। अब बात यह है कि जैसे लाइव के लिए मैं शेड्यूल भेजता हूँ, तो आप में से बहुत से स्टूडेंट कई ऐसे हैं जो पता नहीं, अब आप 12th में पढ़ रहे हो और आप कमेंट के अंदर बातें कर रहे हो, यार आजा, ये मेरा ये जीएफ है, ये मेरा बीएफ है। अरे तेरी, ठीक है, दिल टूट गया मेरा। शायरी लिख रहे हैं कि ना दिल होता ना दिल रोता, थारी भूलो वे थारो दिल बगैर तू जी ज्ञान, मैं बढ़ू थारी शायरी रुख कि ना दिल होता ना दिल रोता, ना भैंस होती ना दूध पीता, थारा करने की गौ माता कोनी के गाय कोनी। अरे सब बात छोड़ो, गाय कोनी है, जी अपन बी अपन, पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। यही समय है सब कुछ करने का, फिर तो ऊट धंधा वही बंदा, ठीक है, कि 4 दिन की चांदनी और अंधेरी रात, फिर अंधेरी रात हो जाए मैंने पता को नहीं है, ठीक है, कि क्या 4 दिन की चांदनी पे जान को छिड़के, आहा, कि क्या 4 दिन की चांदनी पे जान को छिड़के, क्या फालतू की जीएफ बीएफ में जान को छिड़के, बस मेहनत कर, मेरी बात मन तू, कुछ मत कर, मैं कहूँ जो कर तू, ठीक है, बस मैं कहूँ वही कर। बड़ी सोच, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा और सकारात्मक सोच के साथ अगर मेहनत करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। थने की छावे बता, थने यार छावे कि थने यार छावे ये जानू पैसा वालो, ठीक है, फर्क को नहीं पड़े ये वो कालो हो चाहे गोरो, तो फिर तू क्या टेंशन ले रहे हो? मेहनत करे ना, अच्छे से मेहनत कर, थने मिल जा सी, तू जो सोच रहे हो मिल जाए थने, बस मेहनत कर, ठीक है। नहीं तो यहाँ कमेंट हम बातों में कुछ नहीं है। देखो, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रथम मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष जो है प्रकाशित हुई थी? तो वो 1990 में प्रकाशित हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। डॉक्टर महबूब उल हक, आपने नाम सुना होगा, डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा ये प्रकाशित हुई। और सामाजिक भूगोल के 3 उपक्षेत्र के नाम लिखेगा। तो सामाजिक भूगोल के 3 उपक्षेत्र ये हैं, व्यवहार भूगोल हो गया, सामाजिक कल्याण भूगोल हो गया, सांस्कृतिक भूगोल हो गया। ये आपके सामाजिक भूगोल के क्या हो गए? उपक्षेत्र हो गए। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो बस पढ़े करो, कुछ नहीं प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। नहीं ये मैं कुछ कमेंट देखे वजह थारा बोली हूँ, बाकी मारो की करना बोले तू काई भी करे। हाँ, अब थाना इतो तो बेरो हुए कि भाई यार मैं 12th में पढ़ रही हूँ, मारो पिताजी क्या काम कर रही है, बाप बेचारो पसीने में लाग रही है, बेटो आराम फोन दे रही हो 12-13 हज़ार को, जो भी है आराम से बातें कर रही हो, चैट कर रही हो, मजा ले रही हो, या ये मत करो, थोड़ा समझे करो आप। देखो, प्रवास के सामाजिक परिणाम बताओ, प्रवास के सामाजिक परिणाम है। देखो, नवीन प्रौद्योगिकियों, परिवार नियोजन। सबसे पहले प्रवास का मतलब तो आप समझ गए, प्रवास का मतलब क्या हो गया? जनसंख्या का ट्रांसफर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। प्रवास स्थायी भी हो सकता है, अस्थायी भी हो सकता है, मौसमी भी हो सकता है। प्रवास हम क्यों करते हैं? कमाने के लिए, रोजगार की तलाश में कर सकते हैं। बाकी मान लो कहीं हमें जॉब मिलेगी तो हम दूसरे वहाँ स्थान में जॉब करने के लिए चले जाएंगे, तो ये भी हमने प्रवास किया। तो देखो, प्रवास का सामाजिक परिणाम। अब देखो, एक है आर्थिक परिणाम। आर्थिक परिणाम में क्या होता है? आर्थिक परिणाम का मतलब क्या? आर्थिक मतलब अर्थ यानी पैसों से संबंधित। आर्थिक परिणाम में क्या होता है? अरे कोई भी प्रवासी
अपने इस क्षेत्र को छोड़कर बाहर जाएगा कमाने के लिए, ठीक है, तो वो पैसों के लिए तो जाएगा, तो यही तो हमारा आर्थिक परिणाम हुआ। फिर वो कमाएगा, पैसे कमाएगा और उन पैसों को अपने बच्चों के लिए घर पर भेजेगा, ठीक है। जो क्या कहते हैं उसको ज्योग्राफी में, भाषा में, अरे जो प्रवासी बाहर जाता है कमाए हुए धन को जो है अपने घर वापस भेजता है, तो उस धन को क्या कहते हैं, परिवार वालों के लिए जो धन भेजता है उसको क्या बोलते हैं, हुंडी बोलते हैं, हुंडी। हाँ, ज्योग्राफी भाषा में उसको बोलते हैं हुंडी। फिर उन हुंडियों की सहायता से बच्चों की पढ़ाई होती है और विवाह संबंधी इत्यादि जो परिवार के जो कार्य है वो किए जाते हैं। तो ये हमारा आर्थिक परिणाम। सामाजिक परिणाम में देखो, प्रवास बाहर कर मतलब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, तो आपस में आप अलग अलग विचार मिलेंगे, ठीक है, कौन क्या कहेगा क्या नहीं। समाज में देखो, नवीन प्रौद्योगिकियों, परिवार नियोजन, बालिका शिक्षा इत्यादि का नगरीय क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर विस्तार प्रवास के द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक आपस में संपर्क में आता है, जिससे सामाजिक मूल्यों में भी वृद्धि होती है, ठीक है। अब प्रवास के कारण क्या होता है, नए नए विचार मिलते हैं, ठीक है। इसमें देखा जाता है कि किसमें कि कौन कौन सी कुरीतियाँ है, ये कुरीतियाँ है अपने ग्रामीण इलाकों में भी चलती है ना। ज़्यादातर प्रवास तो देखो मतलब गाँवों से शहरों की ओर ही होता है, गाँवों से शहरों की ओर होता है। यहाँ पर क्या होता है कि भाई जिससे सामाजिक मूल्यों में क्या होती है, वृद्धि होती है, और विभिन्न संस्कृतियाँ आपस में संपर्क में आती हैं, जिससे सामाजिक मूल्यों में भी वृद्धि होती है, ठीक है। प्रमुख रहन सहन संस्कृति कि भाई थारे ज्ञान को माहौल चाल रही है, हमारे ज्ञान को माहौल है, हमारे कल्चर यहाँ मनावे, थारे यहाँ है, थारी कल्चर है, हमारी आ है। तो इस प्रकार से जो है आपस में विचार मिलते हैं। तो ये प्रवास का सामाजिक परिणाम हुआ। अभी देखते हैं आगे प्यारे विद्यार्थियों, अगला देखो कि किस प्रकार विज्ञान व प्रौद्योगिकी ने जनसंख्या बढ़ोतरी में अपना योगदान दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृषि उत्पादन, किस प्रकार विज्ञान व प्रौद्योगिकी ने जनसंख्या बढ़ोतरी में अपना योगदान दिया। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, कृषि उत्पादन। क्या लिखेंगे, कृषि उत्पादन। कृषि में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से उत्पादकता बढ़ी है। बिल्कुल, विज्ञान से तो आपको पता है क्या, प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, ठीक है। इससे खाद्य उत्पादन जो है बढ़ा है और पोषण में सुधार हुआ। अब हम खेती करते हैं, पहले तो हम देखो सब फसलों की कटाई भी हम हाथों से करते हैं, सब कुछ काम हाथों से किया करते थे, और जो जुताई है वो भी हम अपने हाथों से करते हैं, मतलब बैल को जोते थे। अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, हमारे सामने ट्रैक्टर आया, अब फसलों को काटने के लिए वो मशीनें भी आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से लगातार टेक्नोलॉजी का भी विकास हो रहा है कि किस प्रकार विज्ञान में प्रौद्योगिकी ने जनसंख्या बढ़ोतरी में अपना योगदान दिया। तो जनसंख्या बढ़ोतरी में देखो कि भाई प्रौद्योगिकी इस्तेमाल से ज़्यादा बढ़ी, इससे खाद्य उत्पादन बढ़ा है और पोषण में भी सुधार हुआ, लोगों के भी सुधार हुआ, ठीक है, जिसके कारण जनसंख्या का भी विकास हुआ। चिकित्सा विज्ञान, अब विज्ञान देखो, चिकित्सा विज्ञान किस प्रकार से, चिकित्सा विज्ञान की उन्नति से मृत्यु दर कमी हुई है, ठीक है, मृत्यु दर में कमी आ गई है। प्रमुख जैसे कई प्रकार की बीमारियां होती थी उससे हम विजय पा चुके हैं। प्रमुख जैसे टीके और एंटीबायोटिक्स से कई बीमारियों से बचाव हो रहा है, ठीक है। तो ये सब विज्ञान के कारण संभव हो पाया है। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने स्वास्थ्य देखभाल में सुधार, खाद्य उत्पादन में वृद्धि तथा संचार और परिवहन को बढ़ाकर जनसंख्या वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये याद रखना प्रिय विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, मानव बस्ती। अरे मानव बस्ती क्या है, जटे मनुष्य रेवे, जटे मैं रहूं। अब हमारी बात सुनो, मारो गांव है, मेरा जो गांव बोले मोहरा बोले, मैं अपने ब्यावर के पास में एक छोटा सा गांव है, ठीक है, मेरी पंचायत प्रतापगढ़ के आसपास वही गांव है, बाबरा के पास में, तो गिरी सुमेल, तो वहाँ से हूँ मैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं मेरा जन्म यही हुआ, तो मैं स्थायी रूप से यही रह रहा हूँ, तो ये हमारी जो यही तो क्या हुई, हमारी बस्ती तो हुई है, ठीक है। मानव बस्ती का है, ऐसी बस्ती जहाँ मनुष्य स्थायी रूप से रहता है, जहाँ स्थायी रूप से रहता है। अब मैं स्थायी रूप रह रही हूँ तो हमारी बस्ती होगी मानव बस्ती। ऐसी बस्ती एक स्थान जो साधारण रूप से स्थायी रूप से बसा हुआ हो तथा वहां पर किसका निवास हो, बस मनुष्य रहते हैं, वो मानव बस्ती। मिश्रित कृषि विश्व के किन क्षेत्रों में की जाती है, मिश्रित कृषि जी मायना पा खेती भी करा और पशुपालन ने भी पाला। मिश्रित कृषि दुनिया के कई क्षेत्रों में की जाती है, जैसे कि एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका आदि हो गया। बस ये ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जे लो थारे ध्यान रखना। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग स्पष्ट कीजिएगा, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग यूरोप के सबसे बड़े शहरों में मॉस्को से शुरू होकर प्रशांत महासागर के किनारे व्लादिवोस्तोक तक जाने वाला रेल मार्ग है। ये दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन है प्यारे विद्यार्थियों, ट्रांस साइबेरियन। ये रूस के पश्चिमी हिस्से को रूस के सुदूर पूर्व से जोड़ता है। तो ये ट्रांस साइबेरियन के बारे में ये थोड़ा ध्यान रखना आप, इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन। और व्यापारिक एवं चलवासी पशुपालन में अंतर बताओ। व्यापारी जो व्यापार करने के लिए, चलवासी कौन पाल्या करे, रेबारी जाति का नाम सुने, जय रेबारी, ठीक है, राय का जब बोला भा, तो मतलब वो पशु को क्या करते हैं, वो ज़्यादातर तो एवड़ बोलिया करे। हमारे यहाँ पर देखो जो रेवड़ होता है, अरे जो भेड़ होते हैं, भेड़ों को पालते हैं, लेड़िया बोला हम, लेड़िया रेवड़,
ठीक है, लेडिया। तो वे लेडिया ने क्या है कि बेटे एक जगह नहीं पाला करे, वे पूरी मतलब इसमें जो है सभी प्रकार के पशुओं को पालते हैं, और वो क्या है कि स्थायी रूप से नहीं रहते हैं, वो अपने पशुओं को चारे की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। ठीक है, तो बस यही है व्यापारिक या चलवासी। देखो व्यापारिक तो जो है, अब जैसे हम हमारे हैं तो हमारे भी 5-6 बकरियां हैं, थारे हो गए हमारे यहाँ पर देखो 4-5 लड़िया हुए और 3-4 बकरियां हैं बस। ठीक है, और भैंस ही, लेकिन वह भैंस में यार अब क्या करे, कुछ पता नहीं क्या हो गया और भाई उस डेथ होगी। भैंस चलेगी हमारी, भैंस ही, लेकिन वो चलेगी। तो ये है कि भाई जा अपना जरूरत पड़ी पैसा की नहीं, ये बकरी निकालो, एक बकरा ने जो ने निकालो रुपया कमा लो बस। वो अपन जो कर रहे हैं वो कौन सा व्यापारिक ही हो। ठीक है, ये कौन सा हुआ, ये व्यापारिक पशुपालन। चलवासी में क्या होता है, चलवासी में इसमें जो पशुचारक होता है, पशुचारक वो चारे की तलाश में पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, और इसमें हम पशुओं को स्थायी रूप से पालते हैं और एक स्थान पर पालते हैं, एक फॉर्म में पालते हैं, फॉर्म में। इसमें पशुओं को बाड़ लगाकर पाला जाता है। बाड़ों को नहीं के बाड़ो भी बाड़ा में पाड़ा आपा, और ये बाड़ा में नहीं पाला करे, ये बाड़ा चलवासी जो होते हैं ये इमें रेबारी जाते उदाहरण ध्यान रखना, इमें अपने बाड़ा में नहीं पाले, ये पशुओं ने ले जावे चराने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर। ठीक है, और इन मायने की कि मेन ज़्यादा बात करें तो भेड़ ने पाल सका, बकरी पाला, और आप बात करो तो भैंस की बात कर लो, गाय की बात कर लो, ये मतलब मुख्य रूप से यही पशु है, इसमें यही पाला जाता है। इसमें जो है चलवासी में, इसमें सभी प्रकार का गधा वधा सब आ गया है, इसमें सभी प्रकार के पशुओं को पाला जाता है। तो कुल मिला के अगर अंतर पूछे तो इस तरीके से लिख सकते हो। देखो क्या लिखा हुआ है कि व्यापारिक पशुपालन चलवासी पशुचारण में मुख्य अंतर यह है कि व्यापारिक पशुपालन में पशुओं का पालन व्यवस्थित तरीके से किया जाता है। ठीक है, मैंने बता दिया किस प्रकार से फॉर्म में पालते हैं। जबकि जो चलवासी पशुपालन है इसमें पशुओं का पालन घुमंतु तरीके से किया जाता है, मतलब घूमते एक स्थान से दूसरे स्थान पर चारे की तलाश में उसे ले जाया जाता है। ठीक है, पशुओं को। भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं बताएगा। मोस्ट क्वेश्चन है भारतीय कृषि की विशेषताएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय कृषि की विशेषता है कि कृषि देश की आर्थिक जीवन का प्रमुख एक आधार रहा है। बिल्कुल, कृषि आपको देखते हैं तो यानी 50% मान लो, 50% तो मान लो कृषि हम करते हैं। ठीक है, और कृषि रोजगार का एक मतलब एक बड़ा जरिया है। ठीक है, रोजगार का एक सबसे बड़ा जरिया है, और इसके तहत हमें कच्चे जो है माल भी यहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, और कृषि में पारंपरिक और आधुनिक दोनों तरह के औजारों का इसमें इस्तेमाल होता है। पारंपरिक मतलब जो पुराने समय से जा रहे हैं, और आधुनिक जो वर्तमान में। ठीक है, और कृषि हम करते हैं तो आप सभी को पता है पुरानी विधियाँ जैसे छिड़काव तंत्र, डिप तंत्र, उन विधियों का भी हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति जिसको कहते हैं। तो यानी ये भारतीय कृषि की विशेषताएं हैं। समस्या भी है, वैसे समस्या भी पूछी जा सकती है आपकी भारतीय कृषि की क्या समस्या है। तो समस्या में आप लिख सकते हैं भाई भारतीय ऋणग्रस्तता, कि भाई हमारे भारत के जो किसान होते हैं वो कैसे भी करते खेती तो करते हैं, और हमारा जो है यानी हमारे जो हम कृषि करते हैं लेकिन वो सब अपने किस पर निर्भर है, वर्षा पर निर्भर है, वर्षा होती तो ही करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि अधिकांश क्षेत्र हमारा जो है वो सूखाग्रस्त है, तो ऋणग्रस्त है। देखो भारतीय जो किसान है वो खेती तो करते हैं, खेती तो बेचारा करे क्या नहीं कर, कर्ज उठान करे खेती, लेकिन खेती से इतना मुनाफा नहीं ले पाते हैं, नहीं कमा पाते हैं, और कर्ज में डूब जाते हैं बेचारे। ठीक है, उनकी भरपाई नहीं हुई, पेट भरोई को नहीं, तो ऋणग्रस्त ये सबसे बात की। दूसरी, छोटे खेत होते जा रहे हैं, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, छोटे खेत हो रहे हैं, तो ये कृषि की प्रमुख समस्या है। ठीक है, खेत छोटे खेत है। और वाणिज्यीकरण का अभाव, हम क्या करते हैं, जैसे वाणिज्यीकरण का अभाव हो गया, हम क्या करते हैं प्रिय विद्यार्थियों, जैसे ऐसी कृषि ज़्यादातर कहते हैं, हम क्या करते हैं जो खाने वाली जो प्रमुख जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, ये खाने वाले खाद्यान्न फसलें हम बहुत ज़्यादा उगाते हैं, और व्यापारिक फसलें बहुत कम उगाते हैं। व्यापारिक फसलें ये बहुत हम कम इसका जो है, व्यापारिक फसलें किसे कहते हैं, ऐसी फसलें जो बाजार में बेचने के लिए काम में ली जाती है, जैसे कपास हो गया। ठीक है, हम तो बस अपनी आवश्यकता के अनुसार हम खेती करते हैं ताकि हमारा पेट गुजारा चल सके। तो इस कारण से थोड़ा ये प्रमुख समस्या ही है आपके। ठीक है, भारतीय कृषि की पूछे तो यहाँ पर लिखना है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिएगा। जनसंख्या वितरण का मतलब क्या हो गया, फैलाव, जनसंख्या का फैलाव, जनसंख्या का बिखराव, यही आपका जनसंख्या वितरण है। तो इसको प्रभावित करने वाले कारकों का सबसे पहले भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक में बता दिया मैंने, भू आकृतिक जलवायु, मतलब भौगोलिक कारक में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, भूमि देखेंगे। भूमि कि भाई भूमि की आकृति कैसी है, कहीं उबड़ खबड़ तो नहीं है। अगर भूमि की आकृति उबड़ खबड़ होगी तो वहाँ जनसंख्या बसेगी क्या, वहाँ लोग रहना पसंद करेंगे क्या, क्या आप रहना पसंद करोगे? अगर उबड़ खबड़ बताओ, देखो अब आप में से आपको मैं बोलूँ कि आप एक तो उबड़ खबड़ जगह है, एक समतल एरिया है, तो मैं दोनों में कौन सा पसंद था, तो थे खुद के वो समतल पसंद है मैंने। क्यों? क्योंकि बेटा आराम था कि जैसे खेती भी कर सको थे, ये उबड़ खबड़ जगह बेटा क्या खेती कर सका आप है। तो मतलब
भू आकृति भूमि जो है वो समतल होनी चाहिए। अगर भूमि समतल है तो अधिक लोग वहाँ पर रहना पसंद करेंगे, वो स्थान जो है वो जनसंख्या को आकर्षित करेगा। और जलवायु, जलवायु देखो प्रतिकूल नहीं होनी चाहिए, जलवायु अनुकूल हो। अगर अनुकूल जलवायु है तो भी हम ये भी भौगोलिक कारक जो है वो जनसंख्या को क्या करता है, प्रभावित करता है। भू आकृतिक जलवायु, साथ ही मृदा, मिट्टी का बहुत बड़ा रोल है इसमें। मिट्टी भी उपजाऊ होनी चाहिए, ऐसी नहीं कि भाई वहाँ खेती हो ही नहीं, ठीक है। तो मिट्टी का उपजाऊ भी बहुत जरूरी है। साथ ही आर्थिक कारक में देखो खनिज, आर्थिक कारक पेशे संबंधी, वहाँ पर खनिज, अब खनिज जहाँ मिलेंगे तो वहाँ पर खनन कार्य होगा। अरे खनन कार्य तो होगा, जहाँ खनिज होंगे, खनिज खनन कार्य नहीं होगा क्या, खनन कार्य होगा। उद्योग धंधे होंगे, उद्योग धंधे स्थापित होंगे तो लोगों को रोजगार मिल जाएगा। तो ये भी एक प्रमुख आर्थिक कारक, ये भी आपके जनसंख्या वेतन को प्रभावित करता है। साथ ही अपन नगरीकरण, अब ज़्यादातर देखो आप गाँवों से लोग नगरों की ओर, शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो? क्योंकि गाँवों के अंदर रोजगार का अभाव है और शहरों के अंदर रोजगार का अभाव नहीं है। शहरों के अंदर तो आपको अलग अलग फैक्ट्रियाँ हैं, तो वहाँ पर जो है वो मतलब जो है वो अपने रोजमर्रा यानी कि खुद का जो है खर्चा चला सकते हैं बस, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों आर्थिक कारक में, ठीक है नी। चलो अगला देखो, पार कैनेडियन रेल मार्ग का वर्णन कीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पार कैनेडियन रेल मार्ग। दुनिया का सर्वाधिक लंबा पारमादी पर रेल मार्ग है ये पार कैनेडियन रेल मार्ग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पार कैनेडियन रेल मार्ग का कनाडा के पूर्व में हैलिफैक्स से शुरू होकर पश्चिम में प्रशांत तट पर स्थित वैंकूवर तक जाता है। और इस रेलमार्ग का निर्माण अगर आपको पूछे तो आपको याद रखना प्रिय विद्यार्थियों, 1886 ईस्वी में ये पूर्ण हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पार कैनेडियन, दुनिया का सबसे लंबा पारदीपी जो है सबसे लंबा रेलमार्ग है पार कैनेडियन रेलमार्ग। और अगला देखो ये क्वेश्चन, कच्चे माल के आधार पर उद्योगों के प्रकारों को समझेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कच्चे माल पर, कृषि आधारित, कृषि में क्या हुए, ये देखो सब्जियां, कृषि आधारित उद्योग, ये हो गया आपका कच्चे माल पर। खनिज आधारित, ये कच्चे माल पर आधारित है। समुद्र आधारित, यहाँ देखो कृषि में क्या हुआ है, जैसे इन उद्योगों में पौधा और पशु आधारित उद्योगों को इस्तेमाल होता है। जैसे बात करें तो सूती वस्त्र उद्योग हो गया, वनस्पति तेल हो गया, खाद्य प्रसंस्करण हो गए, डेयरी उत्पाद हो गया, चमड़ा उद्योग, तो ये आपके सब कच्चे माल में यानी कृषि आधारित के तहत माने जाएंगे। खनिज में देखो इन उद्योगों में खनिज अयस्कों का इस्तेमाल होता है, जैसे लोहा और इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग हो गया। समुद्र आधारित इनमें क्या है, इनमें थोड़ा ध्यान रखना है कि इन उद्योगों में समुद्र या समुद्र से कच्चे माल का इस्तेमाल होता है, जैसे मछली का तेल, तो मछली का तेल ये आपके जो है वो मतलब इसमें आ जाएगा कच्चे आधारित में, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। मैं डर गई एक साथ, मैं क्यों एकदम क्यों आ गई, मैं अकेलो कमरा के अंदर, ये एकदम ओजी को पड़ गई मैं। बस आगे देखो अगला क्वेश्चन, मुझे भूत तो नहीं आ गई क्या? हाँ, ये है भारत मानचित्र में दर्शाना आपको। देखो एक तो आपके विश्व मैप आएगा, एक भारत मैप आ जाएगा, वो मैं करवा दूंगा क्रैश कोर्स के अंदर अच्छे से। आपके मैं कह रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। दवा ठोक कर कहता हूँ कि पूरा का पूरा पेपर क्रैश कोर्स से मिलेगा। और मैं ये भी कहता हूँ 10 दिन के अंदर आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपकी तैयारी नहीं भी है ना तो भी आप टॉप नंबर से पास होंगे, ठीक है। यानी 95% से अधिक लेके आओगे आप। करना क्या उसके अंदर, क्या है क्रैश कोर्स के अंदर चैप्टर वाइज ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पहले मैंने क्लासेस दी है, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, फिर आपके सामने कैप्सूल क्लास है, फिर आपके सामने बुलेट क्लास है, फिर आपके सामने मैराथन क्लास है। जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं PYQ हमने सब करवा दिए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों ज्वाइन कर लेना, मैं फिर कह रहा हूँ आपको, और मैं गारंटी ले रहा हूँ कि क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा। मेहनत करना, मेहनत करो, जिन्होंने ज्वाइन कर लिया उसको याद करो एक एक को। साथ में मैंने पढ़ाया उसकी PDF आपको साथ में मिल रही है, एक बार मैंने से पढ़ा और रिवीजन किया फटाफट बस। देखो भारत मानचित्र में दर्शाना आपको खेतड़ी, खेतड़ी के राजस्थान में, खेतड़ी राजस्थान में, राजस्थान का झुंझुनू जिला हो जाएगा, झुंझुनू में है खेतड़ी। वैसे तो अब नियम का था नाम चलेगा जिलों के अनुसार। अब वर्तमान में बात करें तो दुर्गापुर कहाँ है, दुर्गापुर महाराष्ट्र में, दुर्गापुर कहाँ है महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र। और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। बस ये आपको भारत के मैप में दर्शाने होंगे बस। प्यारे विद्यार्थियों ये थी आज की हमारी फर्स्ट मैराथन मतलब बुलेट क्लास सेकंड, ठीक है नी। ये अपना ऐप है महेंद्र ब्यावर कोचिंग, प्ले स्टोर पे जाना, सर्च कर लेना और अभी ज्वाइन कर लेना, क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारी मतलब सेकंड बुलेट क्लास थी। फर्स्ट बुलेट क्लास के लिए आप जो है क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेना। फर्स्ट क्रैश कोर्स के अंदर मैंने जो है फर्स्ट बुलेट क्लास मैंने करवा दी है, क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेना। फर्स्ट बुलेट क्लास उसमें करवा दी है और ये सेकंड बुलेट क्लास है। सभी विद्यार्थियों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद, जय भारत।